सुबह से ही महेश जी ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। अभी घर की पूरी सफाई नहीं हुई, फूलदान में ताजे फूल नहीं सजाए गए, मेहमानों के नाश्ते खाने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई। कब होगा सब, कहते हुए वे झुंझलाए फिर रहे थे। महेश जी की बेटी रश्मि को इतने बड़े खानदान के लोग देखने आ रहे थे। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहन कॉलेज में लेक्चरर थी और पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन। महेश जी सोच रहे थे कि यहाँ रिश्ता तो हो ही जाना चाहिए। महेश जी आर्थिक रूप से संपन्न थे, सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। शहर में निजी फ्लैट और 2 दुकानें भी थीं। पत्नी अध्यापिका थी। बेटा रुपेश इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल की तैयारी कर रहा था। बेटी रश्मि का बैंक में चयन हो गया था। फिर भी लड़के के पिता रमाकांत के सामने उनकी हैसियत कम थी। रमाकांत के पास 2 फैक्ट्रियां, 1 प्रेस और 1 फार्म हाउस था, जिससे उन्हें लाखों की आमदनी थी। इसी कारण से उनके स्वागत सत्कार को लेकर महेश जी काफ़ी गंभीर थे। दोपहर के 1 बजे कार का हॉर्न सुनाई दिया तो महेश जी तुरंत पत्नी के साथ अगवानी के लिए बाहर भागे। थोड़ी ही देर में ड्राइंग रूम में रमाकांत अपनी पत्नी और बेटी के साथ पधारे, परंतु रश्मि जिसे देखना चाहती थी वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी जोर जोर से हंसता हुआ कान पर स्मार्टफोन लगाए एक स्टाइलिश युवक अंदर आया। लंबे बाल, बाहों पर टैटू, स्लीवलेस टी शर्ट और महंगी जीन्स पहने वो युवक अंदर आते ही महेश जी और उनकी पत्नी को हेलो कहकर सोफे पर बैठ गया। रश्मि, माँ ने आवाज़ दी तो रश्मि नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। बैठो बेटी, कहकर रमाकांत की पत्नी ने उसे अपने पास ही बिठा लिया। उन्होंने परिचय कराया। मानस, इससे मिलो, ये है रश्मि। ओह, तो मानस है इसका नाम। सोचते हुए रश्मि ने उस पर एक उड़ती नज़र डालकर बस हाय कह दिया। खुशनुमा माहौल में चाय नाश्ते और लंच का दौर चला। सबकी बातचीत होती रही, लेकिन मानस तो जैसे वहाँ होकर भी नहीं था। वो लगातार अपने स्मार्टफोन पर ही व्यस्त था। अच्छा महेश जी, अब हम चलते हैं। मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। अब मानस और रश्मि एक दूसरे से 2-4 बार मिलें और एक दूसरे को समझें, तभी बात आगे बढ़ाई जाए, कहकर रमाकांत जी सपरिवार रवाना हो गए। उनके जाते ही रश्मि भुनभुनाने लगी। क्या पापा, ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए? कितना बिगड़ा हुआ लग रहा था। महेश जी रश्मि को समझाते हुए बोले, ऐसा नहीं है बेटा, किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उससे 2-4 बार मिलोगी तो उसे समझने लगोगी। इसके 3 दिन बाद रश्मि सुबह बैंक जा रही थी। देर होने के कारण वो स्कूटी काफ़ी तेज गति से चला रही थी कि तभी सड़क पर अचानक सामने आ गए एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसकी स्कूटी सड़क पार कर रहे एक युवक से जा टकराई। स्कूटी एक ओर लुढ़क गई और रश्मि उछलकर दूसरी ओर सड़क पर गिरी। रश्मि को ज़्यादा चोटें नहीं लगीं, पर बुजुर्ग को काफ़ी चोटें आईं। उनका सिर फट गया और वे बेहोश पड़े थे। रश्मि का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। तभी मानस वहाँ से गाड़ी से गुजर रहा था। उसने ये दृश्य देखा तो वो फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर रश्मि के पास आकर बोला, आर यू ओके? फिर वो उन बुजुर्ग की ओर लपका। अरे ये तो बहुत बुरी तरह घायल हैं। सुनसान सड़क पर मदद के लिए कोई नहीं था। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए रश्मि उठी और घायल बुजुर्ग को गाड़ी में डालने में मानस की मदद करने लगी। आइए आप भी बैठिए, आपको भी इलाज की ज़रूरत है। मैं अपने मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो आपकी स्कूटी ले जाएगा। रश्मि को भी गाड़ी में बैठाकर मानस बड़ी तेजी से नज़दीक के जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुँचा। डॉक्टर अंकल, एक एक्सीडेंट का केस है, घायल काफ़ी सीरियस है, आप प्लीज़ देख लीजिए। डोंट वरी मानस बेटा, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब ने तुरंत घायल का इलाज शुरू कर दिया। एक जूनियर डॉक्टर रश्मि के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। मानस जाकर कैंटीन से 2 कप चाय ले आया। चाय पीकर रश्मि ने राहत महसूस की।
हेलो पापा, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पर आप चिंता न करें। मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर एक बुजुर्ग को काफ़ी चोटें आई हैं। आप जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हैं। रश्मि ने पापा को फ़ोन पर बताया। अब वो अपने को कुछ ठीक महसूस कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। आपने ऐन वक्त पर आकर जो मदद की है उसके लिए तो धन्यवाद भी काफ़ी छोटा महसूस होता है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था। मैंने डॉक्टर अंकल को कह दिया है कि वे पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। हॉस्पिटल में सब मुझे जानते हैं। मेरे पिता इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। तभी महेश जी भी पत्नी सहित वहां आ पहुंचे। रश्मि ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी तो वे बोले, मानस बेटा, यदि आप वहां न होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। थैंक यू वेरी मच। महेश जी डॉक्टर से बोले, इन बुजुर्ग के इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पुलिस से शिकायत ना करें। डोंट वरी महेश जी, रमाकांत जी इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले। अगली शाम रश्मि कुछ फल फूल लेकर बुजुर्ग से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। उसने उनसे माफ़ी मांगी। उसकी आंखें भर आई थी। नहीं बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने देखा था कि तुम कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्कूटी पर से नियंत्रण खो बैठी थी, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। और फिर तुम्हें भी तो चोट लगी थी। अरे अरे रश्मि जी, रोइए मत, सब ठीक है। तभी अंदर आता हुआ मानस बोला, आइए कैंटीन में कॉफ़ी पीते हैं, यू विल फील बेटर। दोनों कैंटीन में जा बैठे। कॉफ़ी पीने और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रश्मि घर वापस आ गई। फिर तो मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन जब रश्मि और मानस रेस्टोरेंट में बैठे थे कि तभी मानस का एक दोस्त भी वहां आ गया। वे दोनों किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बातें करने लगे। रश्मि के पूछने पर मानस ने बताया कि वो और उसके 3 दोस्त हर रविवार को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुफ्त पढ़ाते हैं, जहां होनहार गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। यही नहीं, वे लोग उन छात्रों की आर्थिक सहायता भी करते हैं। रश्मि ये सुनकर हैरान रह गई। उस दिन घर पहुंचकर मानस के बारे में ही सोचती रही। सुबह काफ़ी शोरगुल सुनकर उसकी आंख खुली तो बाहर का नज़ारा देखकर उसकी जान ही निकल गई। उसने देखा कि पापा को खून की उल्टी हो रही हैं और मम्मी रो रही हैं। रूपेश किसी तरह पापा को संभाल रहा था। किसी तरह दोनों मिलकर महेश जी को अस्पताल ले गए। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उन्हें देखते ही पहचान गए। तुरंत उनका उपचार शुरू हो गया। रश्मि को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पापा को अचानक क्या हो गया है। उसने मानस को भी फ़ोन कर दिया था। आधे घंटे में मानस भी वहां पहुंच गया। डॉक्टरों ने महेश जी का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया था और शाम तक रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा उतर गया। मानस को कुछ शक हुआ तो वो वार्ड में अलग ले जाकर डॉक्टर साहब से रिपोर्ट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब ने महेश जी की ओर देखा और उन्हें सोता समझकर धीरे से बोले, महेश जी को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। अब कोई इलाज काम नहीं कर सकता। मानस को बड़ा धक्का लगा। उसने पूछा, फिर भी अंकल क्या चांसेस हैं? कितना समय है अंकल के पास? बस महीना या 15 दिन, डॉक्टर बोले। तभी आहट सुनकर दोनों ने पलट कर देखा। महेश जी फटी आंखों से उनकी ओर देख रहे थे। दोनों समझ गए कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। महेश जी की आंखों से आंसू बह निकले। ओह, ये क्या हो गया? अभी तो मेरे बच्चे ठीक से बड़े भी नहीं हुए। अभी तो मैं रश्मि को डोली में बैठाने का सपना देख रहा था। अब क्या होगा? तभी रमाकांत जी भी पत्नी सहित वहां आ पहुंचे। महेश जी, आप पहले ठीक हो जाइए, शादी वादी की बात बाद में देखेंगे। वे बोले, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। मानस और रश्मि एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी शादी जल्दी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। कैसी बातें करते हैं आप? शादी की तैयारियों के लिए समय चाहिए। आखिर हमारी कोई इज्जत है समाज में। रमाकांत जी रुखाई से बोले।
नहीं पापा, मुझे धूमधाम वाली शादी नहीं चाहिए। इतने खराब हालात में इज्जत की चिंता कौन करे। अंकल आप चिंता ना करें, ये शादी आज ही और यहीं अस्पताल में होगी। रश्मि का हाथ पकड़कर अंदर आता हुआ मानस तेज स्वर में बोला। रश्मि हैरानी से मानस का मुंह देख रही थी कि तभी वार्ड बॉय के मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। रश्मि के होठों पर फीकी मुस्कान दौड़ गई। पापा सच ही कह रहे थे कि किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दिखने में मॉडर्न मानस कितना संवेदनशील इंसान है। मानस के तेवर देखकर रमाकांत जी भी नरम पड़ गए। पूरे अस्पताल को फूलों से सजा दिया गया। वार्ड में ही मानस और रश्मि की शादी हुई। अस्पताल का हर कर्मचारी और मरीज इस अनोखी शादी में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था।